नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, अगर आप बनना चाहते हैं अकाउंटेंट और सीखना चाहते हैं टैली, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टैली को कैसे ऑपरेट किया जाता है, और इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कंपनियों में जो टैली में जो एंट्रियां होती हैं वो कौन सी एंट्रियां होती हैं और किस तरीके से उनको किया जाता है। तो बने रहिए वीडियो के साथ, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो का हर पार्ट देखेंगे तो आपको टैली भी समझ में आएगी और कंपनियों के अंदर जो टैली में काम किया जाता है वो भी अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि जो टैली है इसमें क्या होता है। तो आपको बता दूं कि टैली जो है एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर हमारी अकाउंट्स की जितनी भी एंट्रियाँ होती हैं, जो कि हम अकाउंट्स करते हैं, किसी का भी खाता जो मैनेज करते हैं, उन सभी एंट्रियों को किया जाता है इस टैली सॉफ्टवेयर। मेन जो टैली में काम है वो यही है कि इसमें सारी जो बिजनेस की एंट्रीज होती हैं, बिजनेस का जो वर्क होता है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद आती है कि अकाउंटिंग क्या है। अकाउंटिंग यही है कि बिजनेस के अंदर की जितनी भी एंट्रीज होती हैं, जो भी वहाँ लेजर में लेन देन किया जाता है, उसको व्यवस्थित तरीके से अकाउंटिंग के जरिए ही उसको ऑपरेट किया जाता है। तो इसलिए हमें अकाउंटिंग भी आनी चाहिए, साथ ही टैली भी आनी चाहिए। अकाउंटिंग के लिए ऐसा नहीं है कि आपको कॉमर्स बैकग्राउंड का ही होना ज़रूरी है। इसके लिए कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखते हुए आप हमें टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे क्रिएट किया जाते हैं। सबसे पहले हम आएंगे टैली पे। ये मैंने टैली खोल लिया है। इसके बाद जो ये थर्ड ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट कंपनी, इस पर एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद, क्योंकि मैं अपनी कंपनी का आपको सिखाने के लिए सिर्फ एक नाम दे रहा हूँ, डेमो कंपनी, इस पे आप लिख देंगे डेमो कंपनी। इसके बाद कंपनी का एड्रेस, जैसे कि मैं लिख देता हूँ इस पे दिल्ली। कंट्री हमारी वही है इंडिया, स्टेट दिल्ली है। यहाँ पे आप कॉन्टैक्ट नंबर, वेबसाइट वगैरह ये सारा कुछ दे सकते हैं। अब बात आती है कि हमारा जो ये स्टार्ट हो रहा है फाइनेंशियल ईयर कब से हो रहा है, 1/4/2020, जो कि करंट में अभी चल रहा है। 1/4/20 से हमारी बुक स्टार्ट हो रही है, 1/4/20 से ही हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। इसके बाद आता है कि टैली पे आप कोई पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो ये उसके लिए है, जिससे कि कोई और आपके खातों को ना चेक कर सके, सिर्फ आप ही पासवर्ड से उसे खोलें और अपने टैली में अपने खाता चेक कर लें। तो अभी हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। और इन सभी ऑप्शंस को आप देख लेंगे। ये INR रुपीज़ के लिए है। अगर आप किसी और कंट्री से हैं तो वहाँ पे आप अपना ये करेंसी का सिंबल चेंज कर सकते हैं। इसके बाद हम इसको एंटर प्रेस करते हुए ये आपकी कंपनी क्रिएट हो गई। बहुत ही आसान है टैली में कंपनी क्रिएट करना, सिर्फ इन 2-4 चीज़ों को ही आपको डालना होगा, तो हमारी कंपनी ये क्रिएट हो चुकी है। अब अगली बात आती है गेटवे ऑफ टैली। टैली के अंदर जो फीचर्स हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको ये दिख रहे होंगे, ये सेलेक्ट कंपनी, जितने जो भी कंपनी आपकी क्रिएट होंगी उन सभी को आप ऑपरेट, एक टैली के अंदर आप बहुत सारी कंपनियों का डाटा ऑपरेट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो इसी तरीके से ये पहला ऑप्शन है सेलेक्ट कंपनी का। दूसरा ऑप्शन शट कंपनी का, एक कंपनी बंद कीजिए, दूसरी कंपनी स्टार्ट कीजिए, दूसरी कंपनी का काम करना चाहते हैं, तो इस तरह से अलग अलग डिफरेंट कंपनी। ये है शट कंपनी, किसी भी कंपनी का डाटा बंद करने। डेट, किसी भी डेट पर आप जाना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा, डेट पे आप क्लिक करेंगे। इसका शॉर्टकट कमांड है F2। इसके बाद है पीरियड। F2 का जो ऑल्ट F2 अगर आप प्रेस करेंगे तो ये आपको पीरियड, जैसे कि आप कौन से फाइनेंशियल ईयर का डाटा खोलना चाहते हैं या कोई पर्टिकुलर पीरियड 1/4/2020 से 30/6/2020, इस तरह से आप यहाँ से पीरियड चेंज कर सकते हैं। अभी फीचर क्योंकि इसमें मैंने इनेबल नहीं किए हैं तो काफ़ी फीचर्स अभी हाइड नहीं हो रखे, इसमें हाइड हो रखे हैं, तो भी ये सभी आपको चेंज करने पड़ेंगे। तो ये क्योंकि अभी पहले हम इन फीचर्स को इनेबल कर देते हैं। अकाउंटिंग फीचर्स में आप देख लेंगे, मेन तो इसमें अकाउंट्स लिखा हुआ है, तो यहाँ पे इसको यस कर देते हैं। बट क्योंकि अगर आप इन्वेंट्री का काम भी करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको नो ही रहने दीजिए, आप
इन्वेंट्री को यस कर दीजिए। इन्वेंट्री मीन्स स्टॉक का अगर आप काम करना चाहते हैं तो वो बाकी ऑप्शंस आप देख लीजिए। कोई भी अपना इसमें अपने हिसाब से आप इसकी प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आगे हमें ज़रूरत पड़ेगी डेबिट और क्रेडिट की तो हम इसको भी यस कर देते हैं। बाकी तो ये अदर फीचर हैं, इतनी कोई ज़रूरी नहीं है, इनको अभी हम रहने देते हैं। इसके बाद इन्वेंट्री फीचर, इन्वेंट्री का हमारा हो गया रिकॉर्ड, हमें इन्वेंट्री रिकॉर्ड करनी है। इसके बाद टैक्सेशन में क्योंकि अभी करंट में जीएसटी वर्किंग में है, जीएसटी मीन्स अभी जो करंट में हमारे भारत देश में जो टैक्सेशन प्रक्रिया चल रही है वो जीएसटी है। अभी किसी भी आप कोई भी गुड्स आप सेल परचेज करते हो, कोई भी सर्विस आप परचेज करते हो, किसी भी दुकानदार से, किसी से भी आप कोई भी सर्विस इस टाइम लेते हो या कोई गुड्स लेते हो तो उसके ऊपर आपको जीएसटी टैक्स देना होगा। तो उसी के लिए क्योंकि हम एक बिजनेसमैन हैं तो हमारे लिए जीएसटी में रजिस्टर्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसी के लिए जीएसटी जब आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा तो यहाँ पे आपको एक जीएसटी नंबर अलॉट होगा, जो कि आप अगर जैसे दिल्ली में हम रजिस्टर्ड हैं तो हमारे लिए यहाँ पे एक ये जीएसटीएन डालना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे दिल्ली है तो 07 मैं अभी ये टेम्प्रेरी वैसे ही डाल देता हूँ ABCDE 1 2 3 4 A1ZA। तो ये मैंने गलत ऐसे ही डाल दिया है 07 इसलिए क्योंकि मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, दिल्ली का स्टेट कोड 07 है। इसके बाद आती है यहाँ पे ये जो हमारा जीएसटी जो रजिस्ट्रेशन बना होता है वो हमारा पैन कार्ड बेस्ड है। तो इसमें ये बाकी सारा ये पैन है, उसके बाद 1ZA, ये आगे के 3 नंबर और अलॉट होते हैं आपको। तो इस तरह से आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन अलॉट होता है आपको। तो देखिए यहाँ पे जब मैं इसको एंटर मार रहा हूँ तो ये कह रहा है कि आपका जीएसटी नंबर गलत है। जी हाँ, बिल्कुल गलत है हमारा जीएसटी नंबर, क्योंकि हमने गलत ही डाला है। बस मैं आपको सिर्फ सिखाने के लिए पर्पज से डाला हूँ, तो कोई बात नहीं, एंटर कर दीजिए। इसके बाद कह रहा है कि पीरियड ऑफ GSTR1 क्या होती है सर? जब भी आप जीएसटी में रजिस्टर्ड होंगे तो आपको जीएसटी की कंप्लायंस में जीएसटी के साथ जो डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है उसमें आपको मंथली जो है रिटर्न फाइल करनी पड़ती है, जिसमें से एक रिटर्न है GSTR1। इसके अंदर आपने जो भी आपके बिजनेस ने जो भी सेल करी है, जो भी सेल की है उसका वो सारी सेल की एंट्रियाँ, वो सारी बिल्स की एंट्री, जितना भी आपने सेल करी है वो GSTR1 रिटर्न के अंदर जाती है, बिल वाइज एंट्री। तो इसको हम यस करेंगे, मंथली करेंगे, क्योंकि हम अपने GSTR1 मंथली भेजेंगे। जी हाँ, बिल्कुल भेजेंगे। इसके बाद हमारा जो ई वे बिल, अब अगला ऑप्शन इसमें दिखा रहा है कि ई वे बिल की एप्लीकेबिलिटी है। ई वे बिल क्या होता है सर? ई वे बिल होता है कि जब भी आप 50,000 से ज़्यादा का माल या सर्विस आप कहीं दूसरे स्टेट में भेजते हैं तो आपके बिजनेस के ऊपर लायबिलिटी है कि आपको ई वे बिल रास्ते के लिए एक अलग से एक बिल बनाना पड़ता है। वो ऑनलाइन बनता है, जीएसटी की साइट पे बनता है, वो आपको बनाना होता है। तो इंडिकेट ये कर देगा कि आपको जब भी 50,000 से माल बनेगा, 50,000 से ज़्यादा का आप माल भेजोगे तो आप ई वे बिल बनाओगे। तो इसको भी हम यस कर देते हैं, बिल्कुल जी बनाएंगे। ये भी हमारा 1/4/2020 से एप्लीकेबल है। इनवॉइस वैल्यू देखिए यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट वही 50,000, क्योंकि हमारी करंट में जो लिमिट चल रही है ई वे बिल की वो 50,000 चल रही है। 50,000 से ज़्यादा का कोई भी माल हम भेजेंगे तो वो हमारा ई वे बिल बनाना पड़ेगा। एप्लीकेबल फॉर इंट्रास्टेट में भी अगर 50,000 से, इंट्रास्टेट मीन्स स्टेट के अंदर, पहले मैंने बताया स्टेट के बाहर जब भी आप माल सर्विस भेजोगे तो आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। बट अगर स्टेट के अंदर भी आप 50,000 से ज़्यादा का माल भेजोगे तो भी आपको ई वे बिल बनाना पड़ेगा। जी हाँ, तो ये सारे ऑप्शन हमने कर देने यस, और इसके बाद एंटर प्रेस करते हुए आप नीचे आ जाएंगे। तो ये सारे हमने ऑप्शंस इनेबल कर दिए हैं। इसके बाद बात आती है कि हम किस तरह से अपना काम करेंगे। ये तो है हमारा गेटवे ऑफ टैली, यहाँ पे होते हैं। इसके बाद आपको नीचे दिख रहे हैं अकाउंटिंग इन्फो। अकाउंटिंग इन्फो में क्या है, यहाँ पर आप ग्रुप कैसे होते हैं जी, ये रहे हमारे ग्रुप। फिलहाल जो इसमें ग्रुप बने हुए वो ये हैं।
इन्हीं ग्रुप्स के अंदर सारा आपका काम होगा। बैंक के अंदर कोई भी आप बैंक का लेजर, बैंक का खाता जो बनाएंगे वो बैंक के अंदर रहेगा। ब्रांच डिवीजन, एक कंपनी की जितनी भी ब्रांचेस होंगी वो इसके अंडर आएंगी। कैपिटल अकाउंट, कोई भी प्रोप्राइटरशिप फर्म या पार्टनरशिप फर्म के जो पार्टनर्स और प्रोप्राइटर होगा, वो जितना भी पैसा उसका लगा हुआ होगा बिजनेस के अंदर वो कैपिटल के अंदर आता है। कैश, कैश इन हैंड, यहाँ पे मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। बैंक अकाउंट, जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं बैंक अकाउंट, जैसे भी हमारा कंपनी में कोई भी अकाउंट होता है वो हमारा जो ग्रुप होता है बैंक, वो ये बैंक अकाउंट के अंदर आता है। बैंक को जैसे कि बैंक की हमने ओडी ले रखी है, मैंने बताया आपको, बैंक हमें लिमिट दे देता है तक इतने लिमिट तक का पैसा आप बैंक का यूज कर सकते हैं, उसके ऊपर आपको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। उसको कहते हैं बैंक का ओडी अकाउंट। इसके बाद आता है कैपिटल अकाउंट। बैंक कंपनी का जो ओनर होता है उसका कैपिटल होता है, जितना भी उसने बैंक कंपनी में पैसा लगा रखा है वही इसका कैपिटल होता है। इसके बाद आती है कैश, कंपनी के अंदर जो कैश होगा वो कैश इन हैंड के ग्रुप में आएगा। करंट असेट्स, करंट असेट्स जितनी भी हमारी असेट्स होंगी, करंट मीन्स की जो जिनका यूज 1 से 1.5 साल के लिए होता है वो हमारी करंट असेट्स होती हैं। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी हैं जो कि हमें 1-2 साल के अंदर ही पे कर देनी पड़ती हैं। डिपॉजिट असेट्स, तो अब यहाँ देखेंगे मेन तो हमारे यही ग्रुप्स हैं जिनके अंदर मेनली हमारा काम होता है, हम इनको देखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यहाँ पे आपको दिखता होगा डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये रहा। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वो आते हैं जो भी हमारी कंपनी की ट्रेडिंग मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, जैसे कि माल आया तो उस पर कुछ हमने कुछ खर्चा किया, वेजेस हो गई हमारी, लेबर को जो पेमेंट करी वो हमारी हो गई, तो इस तरह के हमारे खर्चे जो होते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इसके बाद है ड्यूटी एंड टैक्सेस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो ड्यूटी एंड टैक्सेस में जीएसटी होता है, टीडीएस के बारे में भी आपको बताया जाएगा। टीडीएस भी एक तरह का टैक्स है जो कि हमें सरकार को पे करना होता है। इसके बाद है फिक्स असेट्स, फिक्स असेट्स में होती है हमारी मशीनरी और भी मतलब ऐसी असेट्स जो कि काफ़ी समय के लिए बिजनेस में लगाई जाती है। मशीनें होती हैं, कार होती है, जो कि काफ़ी कई सालों तक कंपनी में जिसका यूज होता है, जिससे कि हमारी प्रोडक्शन होती है कंपनी के अंदर। उसके बाद है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में होते हैं हमारे सैलरी है, टेलीफोन है, मतलब जो हमारे स्टाफ का जो खर्चा होता है कंपनी के अंदर, जो स्टाफ में जो ऑफिशियल एक्सपेंसेस होते हैं वो ज़्यादातर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। इसके बाद है इन्वेस्टमेंट, कंपनी ने कोई भी इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कहीं भी पैसा लगा रखा है तो वो हमारा इन्वेस्टमेंट में आएगा। इसके बाद आती है लोन एंड एडवांसेस। तो लोन एंड एडवांसेस हमारे होते हैं, किसी को भी हम लोन दे देते हैं, किसी को भी पैसा उधार दे रखा है हमने, तो वो हमने एक तरह से एडवांस दे रखा है, किसी को लोन दे रखा है किसी को, तो उसका भी अलग से यहाँ है लोन एंड एडवांसेस। इसके बाद प्रोविज़न, प्रोविज़न में क्या होता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि हम जैसे 1 महीने के लिए काम करते हैं, जैसे कोई भी वर्कर काम करता है 1 महीने के लिए, तो वो उसकी सैलरी जो है 31 मार्च को ख़त्म हो जाता है उसका काम, 31 मार्च को उसकी सैलरी बन जाती है, बट वो मिलती कब है, 10 अप्रैल को, 10 तारीख 7 तारीख इस तरह से कंपनी में डिवाइड। तो 31 मार्च को हम जो सैलरी उसकी जो बन जाती है वो हमारे लिए, कंपनी के लिए वो एक प्रोविज़न है, भाई इसकी सैलरी अगले महीने देनी है, बट वो खर्चा कौन सा है, मार्च के महीने का, तो ये हमें प्रोविज़न करना पड़ता है कि इतनी सैलरी इसको मैं आपको जब एंट्री में बताऊँगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद है परचेज अकाउंट। यहाँ देखिए, तो जितनी भी हमारी परचेज आएगी वो परचेज अकाउंट्स के अंदर आएगी। सेल्स, जितनी भी सेल आएगी वो सेल ये अकाउंट के अंदर है, ये सेल का ये ग्रुप है हमारा सेल का, तो सेल जो भी करेंगे वो सेल ग्रुप के अंदर करेंगे। इसके बाद सिक्योर्ड लोन है कोई, तो सिक्योर्ड लोन क्या होता है जी, कोई भी हमने लोन लिया बिजनेस के लिए, कोई भी लोन, जिस तरह से कि कार लोन ले लिया,
या बिजनेस के लिए कोई लोन ले लिया, तो वो हमारे बैंक से जो लोन लिए जाते हैं, बैंक इंस्टीट्यूशन से जो लोन लिए जाते हैं, वो सारे हमारे सिक्योर्ड लोन होते हैं। ठीक है जी। इसके बाद क्या है, स्टॉक है। भाई कंपनी काम करती है, माल बनाती है, तो उसके पास माल कुछ स्टॉक में भी पड़ा रहता है, वो हमारा सिक्योर्ड स्टॉक में आता है। उसके बाद है जी क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्या होते हैं जी? सर जितने भी हमारे कंपनी में जो भी हमें माल देते हैं या कोई सर्विस देते हैं और हमें उसके बदले उनको पैसा देना पड़ता है, तो वो सारे हमारे क्रेडिटर्स हैं। और इसी तरीके से जो भी हम सेल करते हैं वो सारे हमारे डेटर्स हैं, क्योंकि वो हमें पैसा देंगे। ठीक है जी। इसके बाद है सस्पेंस अकाउंट। कई बार अकाउंट्स में क्या हो जाता है कि कोई बैंक में या कहीं कोई एंट्री आ जाती है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता, तो हमें अपने मालिक से डिस्कस करना होता है, जी सर ये बता दीजिए ये एंट्री कहाँ से आई है, तो पता लग जाता है उसके बारे में। तो जब तक नहीं पता रहता तो हमें एक सस्पेंस रहता है हमारे मन में कि भाई ये एंट्री कहाँ से आई होगी, तो वही एंट्री को हम सस्पेंस एंट्री, देखिए यहाँ पे लिखा रखा है सस्पेंस अकाउंट, तो ये सस्पेंस एंट्री होती है। तो जब तक हम उस एंट्री को सस्पेंस में डाल देते हैं कि भाई ये जब पता लगेगा तो इसको उसके खाते में डाल दिया जाएगा, जिसकी भी ये एंट्री होगी उसके लेजर में डाल दिया जाएगा। कोई क्रेडिटर हो सकता है, कोई डेटर हो सकता है। उसके बाद है जी अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन क्या होता है जी? हम किसी भी अपने यार दोस्त से या किसी भी बैंक इंस्टीट्यूशन से अनसिक्योर्ड लोन लेते हैं जिसके ऊपर हमारी कोई सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती, तो वो हमारे अनसिक्योर्ड लोन है। या तो हम किसी पर्सन से लेंगे या फिर बैंक भी अनसिक्योर्ड लोन दे देते हैं। तो जी यहाँ बात हुई हमारी ग्रुप्स की। ये सारे हमारे ग्रुप्स यही हैं जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस करे। इसके अलावा आपकी अकाउंटिंग कहीं इनसे बाहर नहीं जाएगी। इसके बाद बात आती है, यहाँ से आप ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। इसमें कोई अल्ट्रेशन करनी हो, कोई चेंजेस करना हो, आप खुद के भी ग्रुप बना सकते हैं अपनी अपनी कंफर्टेबल के हिसाब से। तो इसके बाद बात आते हैं लेजर्स। लेजर क्योंकि अभी कंपनी के अंदर सिर्फ दो ही होते हैं, जो कंपनी बनी होती है उसमें सिर्फ यही दो लेजर होते हैं। तो टैली के अंदर हमारे जो एग्जिस्टिंग जो पहले से ही बने रहते हैं वो सिर्फ दो ही लेजर होते हैं, कैश का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। बाकी लेजर सारे आपको अपने सुविधा के हिसाब से क्रिएट करने पड़ेंगे वो, और बहुत नए कंपनी के अंदर काम करना है। तो इसके बाद बारी आती है अकाउंटिंग करने की। अकाउंटिंग के लिए मैं आपको एक सिंपल ही फार्मूला, ये जो सामने आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है, ये बड़ा ही सिंपल फार्मूला है। आपने सिर्फ यही याद रख लेना है और इसके हिसाब से ही सारी एंट्रियाँ होती हैं अकाउंट्स के अंदर। तो सिंपली आपने क्या याद रखना है कि ऑल एक्सपेंसेस विल डेबिट। इसका मतलब ये है कि आपके जितने भी खर्चे होंगे वो सभी उनकी एंट्रियाँ जो होंगे वो डेबिट में होंगी। खर्चा डेबिट होगा और दूसरी तरफ जो होगा वो क्रेडिट होगा। इसके बाद लिखा हुआ है ऑल इनकम विल क्रेडिट। जितनी भी आपकी इनकम होगी वो क्रेडिट होगी और दूसरी साइड जो रहेगी वो डेबिट होएगी। उसके बाद है असेट्स इंक्रीज़। असेट्स जब भी कंपनी के अंदर कोई भी असेट्स आती है, इंक्रीज़ होती है, तो वो डेबिट में होती है, उसके दूसरी साइड क्रेडिट होती है। और असेट्स जब भी घटती है तो वो क्रेडिट में होती है और उसकी साइड दूसरी साइड जो होती है वो डेबिट में होती है। इसके बाद है ऑल लाइबिलिटीज़। जितनी भी लाइबिलिटीज़ होती हैं, जितनी भी देनदारी होती है, वो इंक्रीज़ होती है तो क्रेडिट होती है और बढ़ती है तो डेबिट होती है। तो ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। इस फॉर्मूले के साथ अगर आप अकाउंटिंग करेंगे तो आप अकाउंट्स के अंदर कभी भी गलती नहीं करेंगे जी। ध्यान ध्यान से इस फॉर्मूले को याद कर लेना है आपने, आप कभी भी कोई गलती नहीं करेंगे। इसके बाद अगली बारी आती है हमारे अकाउंट्स के अंदर जी टैक्स की। टैक्स अभी जो हमारे भारत देश में जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो पोर्शन है वो जीएसटी पे टिका हुआ है। जीएसटी अभी हमारे भारत देश में लागू है और जीएसटी के अंदर जब भी आप कोई माल खरीदते बेचते हैं तो उस पर आपको जीएसटी चुकाना पड़ता है। जीएसटी के अंदर इसको तीन भागों में डिवाइड किया गया है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। जब भी आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेजते हैं तो आपको आईजीएसटी चुकाना पड़ता है, और जब भी आप स्टेट से स्टेट में ही माल भेजते हैं तो आपको सीजीएसटी और एसजीएसटी चुकाना पड़ता है। ये आपको अकाउंट्स के अंदर, टैक्सेशन के अंदर ये टैक्स के बारे में भी ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके बाद अगली अब हम अपनी एंट्रियाँ स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे पहले जो, क्योंकि मैंने आपको बता दिया था कि हम कंपनी के अंदर जितनी भी एंट्रियाँ होंगी हम उसी तरह से एंट्रियों को मैंने डिवाइड किया हुआ है, उसी तरह से हम इस यहाँ पे एंट्रियाँ करेंगे। तो देखिए सबसे पहली जो एंट्री आती है कंपनी के अंदर वो है कि कैपिटल इंट्रोड्यूस हुई है, मतलब कि मालिक ने कंपनी के अंदर पैसा लगाया है। तो पैसा लगाएगा मालिक, तो उसके अंदर क्या करेगा वो, उसके अंदर कौन सी एंट्री होगी वो हम देखेंगे। तो यहाँ पे पैसा आया है तो मीन्स कैपिटल आई है, कैपिटल का हम फिर यहाँ पे अकाउंट खोलेंगे, कैपिटल अकाउंट ऑफ ओनर जो कि बना हुआ है, नहीं तो आप ऑल्ट सी करके भी इसको बना सकते हैं। कैपिटल किसके अंदर है, पीस स्टार्टिंग में हमने लेजरों की बात करी थी, ग्रुप्स की बात की थी, तो वहाँ बताया था कि किस ओनर का जो कैपिटल होता है वो कैपिटल अकाउंट के अंडर जाता है। तो यहाँ पे मैंने ओनर का कैपिटल अकाउंट बनाया हुआ है जो कि आपका तो हम इसमें करेंगे कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिखा हुआ है कि कैश में 1,00,000 रुपये हैं, तो कैपिटल अकाउंट क्योंकि क्रेडिट है तो यहाँ पे क्रेडिट होगा, देख लीजिए, उसमें आएंगे 1,00,000 रुपये, और डेबिट होगा हमारा कैश। कैश यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, कैश आ जाएगा क्योंकि कैश में इंक्रीज हुआ है, तो यहाँ पे कैश डेबिट होगा। तो ये एंट्री हमारी कंप्लीट। इसके बाद अगली है 50,000 रुपये HDFC बैंक में जमा कराए। यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट 50,000 रुपये, 2 तारीख, कहाँ पे जी, HDFC बैंक में। तो इस तरह से हमारी यहाँ पे चेक नंबर वगैरह डाल देंगे, तो इस तरह से हमारी ये एंट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अगली बारी आती है मशीन परचेज की है जी यहाँ पे दिल्ली सिटी इंटरप्राइजेस से, तो यहाँ पे हम खाता खोलेंगे, सिटी इंटरप्राइजेस, ऑल्ट सी प्रेस करेंगे, सिटी एंटरप्राइजेस दिल्ली। ये अब क्योंकि इससे माल ख़रीदा तो ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, जैसा कि मैंने ग्रुप्स में बताया था, सन्ड्री क्रेडिटर यहाँ पे डालेंगे क्योंकि ये दिल्ली का ही है। यहाँ पे इसका GST नंबर डालेंगे, GST नंबर क्या लिखा हुआ है, 07BJTPK 1119D1ZC। जी हाँ, इसकी हमने डिटेल डाल दी है, क्योंकि अब हमें एंट्री करनी है हमने जनरल में, क्योंकि हमने ख़रीदी है मशीन। तो मशीन यहाँ पे लिखेंगे, मशीन कहाँ किस में है, फिक्स असेट्स में। यहाँ पे आप देख लीजिए मशीन है, फिक्स असेट्स में है, तो इस पर GST एप्लीकेबल है। जी हाँ, यस। कितने की मशीन ख़रीदी है, इसका यहाँ पे बिल भी है 1,50,000 का। डेबिट में क्या है, CGST हम बनाएंगे, CGST किसके अंदर आएगा, ड्यूटी एंड टैक्सेस, क्योंकि हमारा ये GST का टैक्स है, सेंट्रल टैक्स है, 9% के हिसाब से ड्यूटी लगी हुई है। कितना है, 45,000। उसके बाद दूसरा है SGST, वो भी खाता बनाएंगे, SGST ड्यूटी एंड टैक्सेस है, GST के अंदर बनाएंगे, SGST 9%, ये भी कितने हैं, 45,000। कौन है, सिटी इंटरप्राइजेस। यहाँ पे बिल ये गलत बना हुआ है, जिस हिसाब से टैक्स दिखाई दे रहा है, मेरे हिसाब से बिल ये नहीं होना चाहिए था। चलिए फिर भी हम बिल पास कर देते हैं। तारीख है 2, बिल नंबर है 2, बिल नंबर 2। इसके बाद अगली एंट्री जो आती है परचेज असेट्स। यहाँ पे भी असेट्स परचेज की गई है बिज़नेस के लिए, इसमें फ़र्नीचर ख़रीदा गया है, तो यहाँ पे एक और एंट्री करेंगे हम, वो भी जनरल से पास करेंगे क्योंकि असेट्स परचेज करिए फर्नीचर, ये भी फिक्स असेट्स है हमारी, इसमें लगाया गया परचेज है। अब ये कहाँ से ख़रीदी है, ये छाया कंपनी हरियाणा से ख़रीदी है, तो यहाँ पे इंटर स्टेट है, इंटर स्टेट मीन्स स्टेट से बाहर। हमारी क्योंकि दिल्ली है, यह कैपिटल गुड्स है, 12% पे आई है। फर्नीचर क्योंकि 12% पे होता है हमेशा ही, देखिए यहाँ 12% लिखा हुआ है, तो यहाँ पे गुड्स कहाँ से, इसका कोई वो नहीं है,
क्या ख़रीदा है जी? छाया। ये यहाँ पे बिल भी प्रोड्यूस किया गया, टेबल और चेयर खरीदी हैं 50,000 रुपये का फर्नीचर। उसके ऊपर क्या लगाया है जी? IGST। क्रिएट कर लेते हैं लेजर। IGST ड्यूटी एंड टैक्स के अंडर GST IGST 12%। जी हाँ, ये 12% का क्रिएट हो गया। 6,000 रुपये। किससे ख़रीदा है जी? छाया कंपनी से। GST नंबर क्या है इसका? Alt C प्रेस करेंगे। छाया कंपनी हरियाणा सन्ड्री क्रेडिटर, क्योंकि हम इससे माल ख़रीदा है, हरियाणा का है। इसका GST नंबर डालेंगे 06AH MPM 088 87 C1ZA। इस तरह से एंट्री कंप्लीट होगी। डेट क्या है जी इसकी? डेट है सर 2/4 ये हमारी डिलीवरी है। बिल नंबर क्या है सर? बिल नंबर क्या है जी? बिल नंबर 3 है सर। तो इस तरह से हमारी ये परचेज़ की ये 2 एंट्रियाँ कंप्लीट हुई। इसमें हमने आप देखेंगे हमने इसमें फ़र्नीचर ख़रीदा, मशीन ख़रीदी, मशीन फर्नीचर पे IGST लगा हुआ था और मशीन पे CGST HGST लगा हुआ था। तो इस तरह से आपने देखा कि आप जो मशीन की जो एंट्रियाँ हैं उन्हें करेंगे आप जनरल के अंदर। परचेज में भी कर सकते हैं, बट परचेज से फिर आपको ये ट्रांसफ़र करना वापस मशीन के अंदर ही पड़ेगा। तो इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही इसको मशीन में डाल दिया। इससे हमारा कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगला है जी लोन टेकन फॉर बिजनेस के लिए 4 लाख रुपए का लोन लिया है HDFC बैंक से 4 तारीख को। तो ये एंट्री कहाँ करेंगे जी? 4 लाख रुपए इसका मतलब हमें मिले होंगे, तो रिसिप्ट है। रिसिप्ट है जी, मिला क्या जी हमें? लोन। क्या कैसा जी? तो इसके लिए हम एक खाता खोल लेते हैं HDFC लोन मिल गया जी हमें। कौन सा लोन है जी? ये सिक्योर्ड लोन है, क्योंकि बैंक से मिला है हमें। तो यहाँ पे इसको भी हम इस तरह से एंट्री पास करेंगे। तो क्या मिला है जी हमें? लोन मिला। कहाँ से? HDFC बैंक से हमें लोन मिला है 4 लाख रुपए। अब जो लोन है तो वो आया भी कहाँ होगा सर? बैंक में ही आया होगा, कैश तो मिला नहीं होगा। तो यहाँ पे हम अपने HDFC बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे और लोन को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि लोन जी हमें देना ही है। तो इसका मतलब वो लाइबिलिटी है तो क्रेडिट है। यहाँ आप देख भी रहे होंगे कितने तारीख को? 2 तारीख को ही 4 लाख रुपये का लोन लिया जी। इस तरह से ये भी एंट्री क्लियर हो गई। लोन है, रिसीव है, सारा ठीक है जी। इस तरह से अगली एंट्री है जी छाया कंपनी को 50,000 रुपये चेक दिया। अब जी जिससे माल ख़रीदा तो उसको पेमेंट भी करनी पड़ेगी। तो छाया कंपनी को हम पेमेंट कर रहे हैं उसमें। तो अभी हम आ जाएंगे पेमेंट साइड में। यहाँ पे जी देखो पेमेंट साइड में आ गए। किसको गए? छाया कंपनी को। छाया कंपनी को कितने 50,000 की पेमेंट कर दी हमने। 50,000 की पेमेंट कैसे करी जी? सर इसमें लिखा हुआ है चेक से करी। चेक पे कर देंगे। चेक कौन सा जी? हमारा HDFC बैंक से 50,000 रुपये का चेक नंबर यहाँ पे डाल देंगे। इस तरह से ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। आगे क्या लिखा हुआ सर? 6,000 रुपये भी दो तारीख को ही दिए। तो यहाँ फिर छाया को फिर 6,000 रुपये क्योंकि उसके बचे हुए थे वो हमने उसको कैश दे दिए। तो ये कैश दे दिया हमने यहाँ पे जी। तो इस तरह से ये एंट्री भी। तो इसके अंदर आप एक नरेशन भी लिख सकते हैं जिसमें अगर आप दिखा देंगे कि छाया कंपनी को हमने कैश में पेमेंट करी। इस तरह से यह एंट्री भी हमारी सर कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद अगली एंट्री देखते हैं सर सिटी इंटरप्राइजेज। अब सिटी इंटरप्राइजेज से माल खरीदा तो सर वो भी पेमेंट मांगेगा। तो सिटी इंटरप्राइजेज को भी 2,30,000 रुपये का चेक पे किया सर सिटी इंटरप्राइजेज। जी हाँ, सिटी इंटरप्राइजेज 2,30,000 रुपये कितनी तारीख को दिए सर? 1/5 को। यहाँ पे डेट डालेंगे 1/5 2,30,000 रुपये। डेट का ऑप्शन कहाँ से आया जी? डेट का ऑप्शन जी आया है, आपने प्रेस करना है F2 से आपकी डेट आ जाएगी जो भी आप डेट डालना चाहते हैं। तो मैंने जी 1/5 को छाया इंटरप्राइजेस सिटी इंटरप्राइजेस को चेक लिया 2,30,000 का। तो चेक दिया तो सर HDFC बैंक से दिया, इसका मतलब 2,30,000 रुपये। यहाँ पे चेक नंबर डाल देंगे। तो इस तरह से ये एंट्री भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है जी? 10,000 रुपये कैश भी दिए हैं सर। तो सिटी इंटरप्राइजेस को 10,000 रुपये कैश, यहाँ पे कैश, ये भी 1/5 को ही दे दिए सर हमने। अब बात आती है सर अगली एंट्री की। अगली एंट्री सर कौन सी है? परचेज। अब बिजनेस की करना है सर, मशीनें भी ख़रीद ली, लोन भी ले लिया है, फिक्स असेट्स भी ले ली। तो अब सर बिज़नेस तो स्टार्ट करना ही है। तो सबसे पहले बिज़नेस के लिए क्या है? माल, कच्चा माल ख़रीदना पड़ेगा सर। तो यहाँ पे दिखा रहा है कि परचेज मटेरियल फ्रॉम। इसके बाद जो हमारी अगली एंट्री है उसको देखेंगे, परचेज मटेरियल फ्रॉम चारू एंटरप्राइजेस दिल्ली।
इससे 59,000 रुपये का माल ख़रीदा है। तो अब हम बना देते हैं चारू एंटरप्राइजेस। हमारे पास चारू एंटरप्राइजेस नहीं तो हम करेंगे ऑल्ट सी, चारू एंटरप्राइजेस दिल्ली। तो ये हम इससे माल ख़रीद रहे हैं, तो ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है कहाँ का, दिल्ली का। तो दिल्ली डालेंगे, जीएसटी नंबर डालेंगे इसका हम। इसका जीएसटी नंबर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, जिस बाद में डाल देंगे। इससे हमने दिल्ली से माल ख़रीदा है। क्या ख़रीदा है सर? चारू एंटरप्राइज जो कि दिल्ली का है, तो दिल्ली से हमारा ये लोकल परचेज है। तो यहाँ पे हम डालेंगे लोकल परचेज अकाउंट। परचेज क्योंकि टैक्सेबल है, लोकल है, और इंटीग्रेटेड टैक्स यहाँ पे हम नहीं डालेंगे। परचेज टैक्सेबल 18%। क्या ख़रीदा है सर? कोई भी मटेरियल ख़रीदा तो यहाँ पे हम इसको हम अकाउंटिंग इनवॉइस की तरह करते हैं। दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आइटम इनवॉइस या फिर अकाउंटिंग इनवॉइस। इसको मैं अकाउंटिंग इनवॉइस के हिसाब से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे लोकल परचेज कितना है सर? 50,000 रुपये का माल ख़रीदा है। उस पर लग गया हमारा CGST, SGST। देखिए टैक्स अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा जब आपकी एंट्री अगर सही होगी। हर चीज़ आपका लेजर में जो अंदर जो सेटिंग करी होगी वो सब सही होगी, तो आपका टैक्स भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये एंट्री कर सकते हैं। इसके बाद जो अगली एंट्री है, परचेज मटेरियल फ्रॉम चारू एंटरप्राइज दिल्ली 50,000 का। इसमें 0% है सर। ये 2/6 को एंट्री हुई है। 2/6 को हमने माल ख़रीदा है। इससे सप्लायर के इनवॉइस 3 नंबर डाले, 2/6 चारू एंटरप्राइजेस दिल्ली से माल ख़रीदा है 0% पे। इसको हम डाल देते टैक्स फ्री परचेज। यहाँ पे GST एप्लीकेबल है, बट यहाँ पे हम क्या डालेंगे, क्योंकि एग्जाम्प्ट है तो यहाँ पे एग्जाम्प्ट डाल देंगे। जी हाँ बिल्कुल। कितना है? 50,000 रुपये का माल परचेज किया है। बस ये एंट्री यहाँ पे ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद अगली एंट्री कौन सी सर? मटेरियल फ्रॉम चावला एंटरप्राइजेस हरियाणा से 60,000 रुपये का टैक्स फ्री माल खरीदा है। यहाँ पे देख लीजिए हरियाणा से ख़रीदा है, क्योंकि हमने कौन सी तारीख को? 2/7 को हमने हरियाणा से, बिल नंबर 3 हरियाणा से, कौन है जी? चावला एंटरप्राइजेस। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हमने ये माल ख़रीदा है सेंट्रल परचेज टैक्स फ्री है। तो परचेज टैक्स फ्री सेंट्रल। यहाँ पे हम डालेंगे इंटरस्टेट परचेज एग्जाम्प्ट। तो कौन है सर? चावला एंटरप्राइजेस हरियाणा। माल खरीदेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर हमारा ये। इसका हम हरियाणा डाल दें यहाँ पे। GST नंबर बाद में डाल देंगे, अभी डाल दो, कोई परवाह नहीं। कितने का माल खरीदे सर? 60,000 रुपये का। परचेज टैक्स फ्री सेंट्रल 60,000 रुपये का माल आपने ख़रीद दिया 2 जुलाई को सर। एंट्री कंप्लीट, बिल नंबर डाल देंगे। इसके बाद आती है सर सेल की, क्योंकि सर हमने सेल भी करनी है। अब माल ख़रीद लिया, अब बेचना भी तो है सर उसको, तो हम सेल करेंगे। तो सेल के लिए यहाँ जाएंगे सर, बिल नंबर 1 काट देंगे हम अपना। पार्टी कौन है सर? दीपक एंटरप्राइजेस। ऑल्ट सी करेंगे, दीपक एंटरप्राइजेस। कहाँ से है सर? हरियाणा से। हरियाणा या मतलब हमारी कंपनी दिल्ली की है, तो ये हरियाणा हमारे लिए बाहर का हो गया। अब जो कि इसको माल बेचना है, तो ये हमारा डेटर है, तो इसको डेटर है हरियाणा। इसका GST नंबर डाल देंगे 06AE CPS 1383 N1Z4।
ये हमने इसका जीएसटी नंबर भी डाल दिया है। दीपक एंटरप्राइज हरियाणा को क्या किया सर हमने, बाहर का है तो इसको सेल करेंगे सर, सेल सेंट्रल। इस पर जीएसटी एप्लीकेबल है सर, हाँ जी ये बिल्कुल एप्लीकेबल है। सेल अब सेंट्रल का है तो यहाँ पे इंटर स्टेट सेल ये आ जाएगी सर सेल। और कितना माल, 18% पे हमारा ये माल है सर जो हम बेचेंगे। अब आप 2 तरीके से कर सकते हैं सर यहाँ पे, या तो आइटम इनवॉइस के लिए आपको क्या करना होगा, आइटम का नाम बनाना होगा। जैसे कि हमारी कंपनी क्या बनाती है सर, कोई भी आइटम बनाती है, सेल सेंट्रल है। आइटम क्या बनाती है भाई, कोई भी मटेरियल बनाती है, मटेरियल। यहाँ पे आप किसी भी तरीके का मटेरियल बना सकते हो। पार्टी जो माल बेचती है उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे। अब वो चीज़ कैसे बिकती है, नोज़ में बिकती है, नंबर्स में बिकती है, पीसेस में बिकती है, तो यहाँ पे हम ऑल्ट सी करेंगे। और जो कैटेगरी, जो यूनिट का सिंबल है उसको लिखेंगे PCS, पीसेस ऐसे लिख देंगे PCES। और यहाँ पे भी हमें ये सेलेक्ट करना होगा पीसेस। तो इसके बाद हम इस पर भी जीएसटी एप्लीकेबल है, हाँ जी बिल्कुल एप्लीकेबल है। आइटम वैल्यू है, टैक्सेबल है, 18% है। एंटर कर देंगे। कितना माल बेचा सर, 1500 पीस बेचे हैं हमने। कितने के रेट के हिसाब से सर, अब यहाँ पे आपको देखो वैल्यू लिखी हुई है, 70,000 रुपये का माल बेचा है। 70,000 रुपये पे इसमें 18% जीएसटी भी है। तो हम देखिए हम इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं सर। कैलकुलेट करने के लिए क्या मैं आपको दिखा देता हूँ एक्सेल पे। 70,800 का माल है सर टोटली, इसमें 18% जीएसटी। तो हम करेंगे इसको डिवाइड इंटू 100 डिवाइडेड 118, तो सर 60,000 रुपये का माल है सर। तो 40 के रेट से 60,000 रुपये का माल हो गया। इसमें अब IGST लग जाएगा सर हमारा। IGST सर कितना है यहाँ पे, क्योंकि हमने 12% सेट किया हुआ था ये, तो यहाँ पे हम इसको 12 इसका हटा देंगे, क्योंकि अब माल पे लगाया जा चुका है। तो यहाँ पे आ जाएगा 10,800 रुपये अपने आप, क्योंकि मटेरियल में के अंदर हमने क्या लगाया था, 18% लगाया था। तो ऑटोमेटिक ही ये IGST ऑटोमेटिक ही 18% अपने आप ले लेगा, हमें लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये मटेरियल के हिसाब से, मटेरियल की कॉस्ट के हिसाब से, मटेरियल में जो हमारा टैक्स लगा हुआ है, कि यहाँ पे आप देखेंगे मटेरियल जो बेचा था हमने, उसमें आप देखेंगे हमने यहाँ पे मेंशन किया था कि जी मटेरियल हमारा 18% पे है। तो मटेरियल जो कि हमारा 18% पे है, तो 60,000 पे ऑटोमेटिकली इसने IGST 18% कैलकुलेट कर लिया। आप चाहे तो देख सकते हैं, यहाँ पे टैक्स एनालिसिस पे जाएंगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा डिटेल्ड, जी हाँ 18% इस पर GST लगा हुआ। तो इस तरह से हम देखेंगे, अगर आप अपने मटेरियल के अंदर ही वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपको अलग अलग लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है कि 18% का लेजर है या 12% का लेजर है। आपको सिर्फ मटेरियल के अंदर ही की कॉस्ट ही आपको बता देगी कि उस पर कितना GST लगाना है। तो इसके बाद हाँ जी, इसके बाद ये कह रहा है जी ई-वे बिल की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, हाँ जी बिल्कुल ज़रूरत पड़ेगी। तो डिटेल डालनी है तो आपने डाल सकते हैं, नहीं डालनी है मत डालिए, कोई ज़रूरत नहीं है। ये एंट्री इस तरह से कंप्लीट हुई सर, हाँ जी सर बिल्कुल कंप्लीट हो गई। इसके बाद सर सेल सेंट्रल एग्जाम्प्ट। अब यहाँ तो बात हुई हमारी कि जी हमने माल बेचा 18% रेट का, इसके बाद हम कुछ टैक्स फ्री माल भी बेचेंगे, तो उसकी एंट्री किस तरीके से करेंगे। ये 2/9 को हमने माल बेचा, 2/9 को क्या एंट्री करेंगे सर, किसको बेचा सर, दीपक एंटरप्राइजेस को। दीपक एंटरप्राइजेस कहाँ का है सर, बाहर का है, बाहर का बंदा है। तो सर इसको सेल करनी, हमने इसको सेल करी है। सेल कैसी करी है सर, सेंट्रल है, बट ये टैक्स फ्री है। तो हम एक और लेजर बनाएंगे, सेल सेंट्रल टैक्स फ्री। सेल है तो सेल ही है, यहाँ पे एंटर। अब सर टैक्स फ्री सेल है, सेल एग्जाम्प्ट, बट है कौन सी, इंटरस्टेट सेल एग्जाम्प्ट, इसमें हम डाल देंगे और एंटर करेंगे। इसके बाद वैल्यू कितनी है सर इसकी, मटेरियल कितना बेचा सर, कुछ भी हम इसमें लिख देंगे 1200। किस रेट से सर, 1,20,000 का माल है तो 100 क्वांटिटी कर देंगे तो 1,20,000 हो जाएगा। यहाँ कह रहा है जी ई-वे बिल बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। 50 लाख से ऊपर का जो भी मटेरियल होता है उस पर ई-वे बिल बनता है। तो यहाँ पे हम सब सारी ई-वे बिल की डिटेल डाल देंगे, जो भी गाड़ी का नंबर, वैल्यू वगैरह सब डाल देंगे, तो ये हमारा एक एंट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद सर अगली एंट्री कौन है सर, लोकल में हमने अगर माल बेचा है एग्जाम्प्ट, जी हाँ लोकल में भी हम बेच सकते हैं। तो लोकल में बेचने के लिए सर हमारा क्या है, 2/10 को हमने करी है एंट्री, 2/10
किसको बेचा है सर? यहाँ दहिया एंटरप्राइजेस है सर, कोई ऑल्ट सी करेंगे, दहिया एंटरप्राइजेस। कहाँ का सर? दिल्ली का ही बंदा है, दिल्ली मतलब हमारा लोकल का ही बंदा है सर। सन्ड्री डेटर, क्योंकि हमने माल बेचा है तो दिल्ली का बंदा है। इसमें यहाँ पे जीएसटी नंबर भी दिया हुआ है 07 BJTPK 1119 D1ZC। ये जीएसटी नंबर डाल दिया सर, बिल्कुल सही नंबर है, क्योंकि अगर ये गलत होता तो ये टैली अपने आप ही आपको अलोकेट कर देती कि सर ये जीएसटी नंबर गलत है। अब सर यहाँ पे जो है एग्जाम्प्ट सेल है, लोकल की सेल है, एग्जाम्प्ट सेल है, तो सर यहाँ पे हमें लगे अपना सेल लोकल एग्जाम्प्ट सेल के अंदर एप्लीकेबल है यस, लोकल है तो सर यहाँ पे आपका आ जाएगा सेल एग्जाम्प्ट। ये हम लेजर बनाएंगे। और कितने का माल सर? सर जी हमने 40,000 का माल बेचा है, मटेरियल बेचेंगे 400 पीस हैं 100 के हिसाब से, तो सर 40,000 का माल हो गया पूरा। अब 40,000 का माल है तो इसका मतलब ईवेल की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए जी टैली ने भी अपने आप नहीं पूछा कि आपको ईवेल बनाना है कि नहीं बनाना, तो ऑटोमेटिक ही होता है सर सारी चीज़ें। इतना आसान है टैली को ऑपरेट करना। अगली एंट्री देखेंगे सर लोकल सेल, दहिया एंटरप्राइजेस को ही हमने लोकल सेल करी है सर 18%। तो अगली एंट्री फिर करेंगे सर कितना 2/11 को दहिया एंटरप्राइजेस को। सर दहिया एंटरप्राइजेस दिल्ली का बंदा है, लोकल का बंदा है सर, लोकल का इसको लोकल सेल करेंगे सर हम। तो सेल लोकल। अगर सर सब में मुझे इस सारे लेजरों को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, अगर हर मटेरियल के अंदर जितने भी मटेरियल्स हैं उन सब के अंदर अगर हम रेट प्रोवाइड कर दें, अगर हम इस टैली को ऑपरेट करेंगे क्वांटिटी और जो है अपना मटेरियल के हिसाब से, तो हमें इतने सारे लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये ज़रूरत वहाँ पड़ेगी जहाँ पे इन्वेंट्री मेंटेन नहीं होती, जहाँ पे स्टॉक मेंटेन होगा वहाँ आप एक ही लेजर में भी काम कर सकते हैं, सेल और परचेज का सिर्फ। तो यहाँ पे सेल लोकल है हमारी, तो इसको सेल के अंदर डालेंगे, एप्लीकेबल यस, सेल टैक्सेबल से हमारा काम हो जाएगा। रेट डालने की ज़रूरत है तो डाल दीजिए, जी हाँ डाल दिया। यहाँ पे करना है माल बेचा है सर 71,390 का माल बेचा है सर। किस हिसाब से, ये तो अभी देख लेते हैं। मटेरियल बेचा है सर, कितना क्वांटिटी है सर? अब वही है कि हम इस पर निकाल सकते हैं 71,390 यहाँ लिखा हुआ है 71,390, तो 60,500 का माल है, 60,500 का माल है, 60,500 का माल। इस पर लग गया CG और GST। तो इस तरह से 60,500 का माल है, उस पर CGST या GST लगाने के बाद ये 71,390 का बनता है। तो 71,390 का जब बनेगा इसमें, तो इस पर ई-वे-बिल की ज़रूरत पड़ेगी। वो हमें टैली अपने आप ही इन्फॉर्मेशन दे रही है सर ई-वे-बिल बनाइए, तो हम इसके लिए ई-वे-बिल की डिटेल भी डाल देंगे, डिस्पैच की डिटेल, उसमें गाड़ी का नंबर वगैरह, कहाँ पे माल जा रहा है कहाँ पे, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है बिल किसी को कटता है और माल कहीं पहुँचना होता है, तो इसलिए हमें वो भी ध्यान में रखना होता है कई बार। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्टर की डिटेल, गाड़ी का नंबर, ये सब डाल देंगे तो ई-वे-बिल की डिटेल भी हमारी बन जाएगी। जी हाँ, तो सर अगली एंट्री देख लेते हैं। अब सर माल तो बेच दिया सर, अब उसको पैसा भी तो लेना है, तो पैसा लेने के लिए हम रिसिप्ट में एंट्री करेंगे। F6 की कमांड है, यहाँ पे देख सकते हैं, F6 दबाएंगे तो भी ये रिसिप्ट आ जाएगा, नहीं तो आप यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो रिसिप्ट यहाँ पे खुल गया सर। क्या है दहिया एंटरप्राइजेस से सर 71,390 दहिया एंटरप्राइजेस से 71,390 रुपये प्राप्त हुए। 71,390 का आपको पता है माल बेचा था इसको, और ये हमें कहाँ चेक मिला था 1/12 को, 1/12 को चेक मिला। अब चेक मिला था तो HDFC बैंक में डालेंगे सर। जी हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे हम चेक नंबर डाल देंगे, तो ये एंट्री हमारी कंप्लीट। बहुत ही आसान है सर। अब कैश रिसीव दहिया से 2/12 को दहिया से सर 10,000 रुपये मिल गए कैश। ये एंट्री भी कंप्लीट सर।
अब क्या, दीपक इंटरप्राइज से हरियाणा से 1/12 को 11,000 रुपये आए। दीपक इंटरप्राइजेस हरियाणा से 1/12 को कितने आए सर? 11,000 रुपये कैश। एंट्री कंप्लीट सर, बहुत ही आसान है। इसके बाद दीपक इंटरप्राइजेस से ही 50,000 का चेक आया 2/12 को दीपक इंटरप्राइजेस से 50,000 का चेक आया HDFC बैंक में, जो हमने डाल दिया था। 2/12 को आया था, 2/12 को ही हमने डाल दिया। चेक नंबर वगैरह लिख देंगे और ये एंट्री भी कंप्लीट। इसके बाद सर काम भी हो रहा है, सारे काम हो रहे हैं, पैसे भी आ रहे हैं सर। अब सर वर्कर जो काम कर रहे हैं उनको सैलरी भी तो देनी है सर। इसके साथ ही हम जनरल में चलेंगे। और क्योंकि हमारा काम हुआ, जैसे हमारी काम तो काफ़ी टाइम से स्टार्ट हुआ सर। 31/12 को वर्करों ने काम कर दिया, तो सर उनकी सैलरी ड्यू हो गई। सैलरी बनाएंगे। सैलरी क्या है सर? खर्चा है तो सैलरी, यहाँ सैलरी का अकाउंट बनाएंगे। कहाँ जाएगा सर? एक्सपेंसेस कौन से सर? एक्सपेंसेस भी यहाँ सैलरी और वेजेस में फ़र्क है। सैलरी दी जाती है स्टाफ को, वेजेस दी जाती है वर्करों को। तो हमारे वर्करों की है तो वर्करों की डालेंगे वेजेस क्या है? एक्सपेंस कौन? डायरेक्ट क्यों जी? क्योंकि कंपनी के जी वो एम्प्लॉई हैं, और वो जो मैन्युफैक्चरिंग में हमारी मदद करते हैं वो वाले, तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इस पर कोई GST एप्लीकेबल नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। हाँ जी, अब बात हो रही है जनरल की। सैलरी है जी 31/12 को। हमारे कितने 10 एम्प्लॉई हैं, 10,000 से भी भाई 1,00,000 रुपये, तो उनकी सैलरी ड्यू हो गई। 1,00,000 रुपये का खर्चा हो गया। या फिर मान लो जी 50,000 रुपये वेजेस ड्यू हो गई। और इसका दूसरा खाता कौन सा खुलेगा जी? वेजेस पेबल। ये जाएगा जी प्रोविज़न में। हमें जी अब 31/12 से ही हमें सोचना है जी 50,000 रुपये वर्करों की सैलरी देनी है। तो 50,000 रुपये का खर्चा जी 31/12 तक हो गया है। इसके लिए वेजेस पेबल का अकाउंट खुलेगा प्रोविज़न के अंदर, करंट लाइबिलिटी के अंदर। हाँ जी बिल्कुल, हमें इनकी वेजेस देनी है। 31/12 को ड्यू हो गई थी इनकी वेजेस, हमें 7 तारीख तक इनकी तनख्वाह दे देनी है। इसके बाद ऐसे ही खुलेगा हमारा सैलरी भी क्या है? एक्सपेंसिव। बट कौन सा? इनडायरेक्ट के F ऑफिस के बंदे हैं जी, सैलरी मांगते हैं ये, नॉट एप्लीकेबल। इस सैलरी पे कोई GST नहीं लगता। तो जी कितनी है? 2 बंदे हैं जी हमारे पास, 20,000 रुपये उनकी सैलरी है जी। सैलरी का भी सैलरी पेबल हो गया सर। ये वो एंट्रियाँ हैं जो कंपनियों के अंदर की जाती हैं, कोई जल्दी से इनको बताता नहीं है एंट्रियों को। सैलरी पेबल, अब जी 2 बंदे हैं, 10,000 से उनकी सैलरी पेबल हो गई। वो भी 31/12 तक उन्होंने कहा, 31/12 तक उन्होंने मतलब 1 महीना काम किया, तो 31/12 को उनकी सैलरी ड्यू हो गई जी कंपनी के ऊपर। 20,000 रुपये सैलरी उनकी ड्यू हो गई। 31/12 को ये एंट्री कर दी हमने, दिसंबर तक की सैलरी। अब जी पेमेंट भी तो देनी पड़ेगी सर उनको। हाँ जी, तो जी सबसे पहले तो पेमेंट 7/12 को, हाँ जी हम बोलेंगे उनसे 1 जनवरी को। क्या कहेंगे सर? 1 जनवरी को या फिर 2 जनवरी को, जो भी डेट होती है। हाँ जी सर साहब आ जाओ, अपनी अपनी सैलरी ले लो। 50,000 सैलरी बनी थी सारे वर्करों की, हमने उन सबको 50,000 रुपये 10,000 रुपये कैश दे दिए 2 जनवरी को। ऐसे ही हमारे सैलरी वाले बंदे भी आ जाएंगे सर, वो कहेंगे सर हमारी सैलरी दे दो। ऐसे ही हम 2/12 को उनको भी सैलरी कैश या बैंक के थ्रू दे देंगे। तो सर ये एंट्री कंप्लीट। अब सर कई बार क्या हो जाता है सर, कैश कंपनी के पास हो जाता है बहुत, या फिर कैश होता है निकालना। अभी कैश में तो सैलरी दे तो दी, कैश कहाँ से आया? बैंक से निकाला होगा या बैंक में जमा कराया होगा। कैश डिपॉजिट बैंक ऑफ 20,000 रुपये, यहाँ जी डिपॉजिट किया है। डिपॉजिट में कौन सा चलता है जी? कॉन्ट्रा। करने को जनरल भी कर देंगे, पर स्पेशल टैली ने हमें एलोकेट किया हुआ है सर कॉन्ट्रा से कर दो, तो कॉन्ट्रा से कर दें। क्या कह रहे हैं जी? कैश जमा कराया। कैश हमारा है असेट्स क्या हो रही है? कम हो रही है। कैश कम होगा तो क्रेडिट होगा। कैश जमा कराया कितना जी? 20,000 रुपये। कौन सी डेट को? 2 जनवरी को। हाँ जी 2 जनवरी। HDFC बैंक में 20,000 रुपये जमा करा दिए। अब ये पूछा जी कौन कौन से नोट जमा कराए थे? चलो जी 100 के कराए थे ना जी, 2-2 हज़ार के कराए थे।
तो 10 नोट हो गए, 20,000 रुपये हो गए, एंट्री पास। बहुत ही आसान है सर। ऐसे करें सर कैश विड्रॉल, अब बैंक से पैसे निकाल लिए सर, कैसे निकाले, HDFC बैंक से गए, वहाँ जाके 2 फरवरी को HDFC बैंक डेबिट क्रेडिट हो गया, क्योंकि HDFC बैंक है, बैंक हमारी असेट्स है, असेट्स उसमें पैसा पड़ा हुआ है, असेट्स है। बट यहाँ पे क्या हो, कम हो रहा है तो क्रेडिट कर रहे हैं कितने, 10,000 रुपये से, 10,000 रुपये से सर क्रेडिट कर रहे हैं। और आ कहाँ रहा है, आ भी तो हमारे पास ही रहा है, कैश आ गया, कैश डेबिट हो गया 10,000 रुपये। बात वही है, कहानी इधर से पकड़ लो उधर से पकड़ लो, पर कैश आ गया जी हमारे पास 10,000 रुपये। चलो जी आगे देख लेते हैं। सर हमने दीपक चारू से जो माल ख़रीदा था ना सर, वो ख़राब निकल आया। चलो जी वापस कर दो फिर उसको। चारू एंटरप्राइजेज से माल ख़रीदा, वापस करना है जी, डेबिट नोट डाल दो। ये रहा देखो, परचेज के जब वापस करनी होती है तो डेबिट नोट, सेल जब वापस आ जाती है तो क्रेडिट नोट। तो परचेज जी हमने माल वापस करना है, डेबिट नोट डाल देंगे जी। ओरिजिनल इनवॉइस कौन सी थी, 2 या 3 थी, जो भी होगी सर, कौन सी, वो उसकी ओरिजिनल डेट डाल देनी है। कौन सी डेट को, हमने 2 फरवरी को माल किसको करना है सर, चारू एंटरप्राइजेस को। दिल्ली की है जी, अपनी यहीं की पार्टी है। कितने का, 12,390 रुपये का। 12,390 किस हिसाब से आए जी, 12,390 रुपये। 10,500 का माल वापस कर दिया जी इसको हमने। तो 12,390 रुपये अगेंस्ट कौन सी वाली इनवॉइस है, ये देखो ये 3 नंबर इनवॉइस है, 1 नंबर इनवॉइस, 2 इनवॉइस है जी। कौन सी के अगेंस्ट माल वापस कर रहे हो, यहाँ पे आप उसको मेंशन करना पड़ेगा आपको। ये इसके कर देते हैं जी। यहाँ पे परचेज को डेबिट कर देंगे, लोकल परचेज है कितना जी, 10,500। इसमें लग जाएगा CGST है, GST वापस भी तो करना पड़ेगा जी। नो SGST ये जी डिफिशियंसी इन सर्विस थी, ये इस तरह का हमें ऑप्शन भी देना है, डेफिशिएंसी इन सर्विस भी कर देते हैं, उसके डेबिट नोट नंबर डाल देंगे इस तरह से। तो ये एंट्री हमारी कंप्लीट। इसी तरह से सर क्रेडिट नोट, सेल रिटर्न, माल हमारा भी वापस आ गया, हमको इतने दूध के धुले थोड़ी हैं, हमारा भी कई बार चीज़ ख़राब निकल सकती है, तो क्रेडिट नोट डालना पड़ेगा। कौन सी है, ओरिजिनल इनवॉइस पूछ रहा है सर, 2 नंबर डाली थी किसी डेट को, 2 फरवरी को हमारा भी माल वापस आ गया। किससे आ गया जी, दीपक एंटरप्राइजेस ने माल वापस कर दिया जी, 14,750 रुपये का। अच्छा जी, 14,750 सेल, दीपक एंटरप्राइज है कहाँ का, हरियाणा का, सेल सेंट्रल है जी, सेल सेंट्रल डाल देंगे। कितना माल वापस कर दिया सर, 14,750 के हिसाब से लगा लो, 14,750, 12,500 का माल वापस हो गया। 12,500 पे IGST लगी होगी जी, हाँ जी बिल्कुल लगी है 2,200। ये भी पूछ रहे सर सेल रिटर्न है, डेफिशिएंसी थी कोई सर्विस में, हो गया। इसके बाद सर लोन ले रखा था, वो भी भूल गए क्या, हाँ जी बिल्कुल याद है सर। लोन की EMI हर महीने जाती है, हर महीने लोन आपसे EMI लेता है, तो उसकी भी तो सर पेमेंट करनी है हमने। 22,000 रुपये एवरी फर्स्ट मंथ को जाती है, 22,500 रुपये की। तो HDFC लोन 22,500 हर 1 तारीख को, 1/5 को कहाँ से, HDFC से कट जाती है, हाँ जी बिल्कुल कट जाती है, ये कट गई। इसके बाद अनसिक्योर्ड लोन, भाई मेरे को पैसे की कमी पड़ गई, अब मैंने अपने रिलेटिव से, कौन था जी, वो कुलबीर था जी, अनसिक्योर्ड लोन अपने दोस्त से, जब वो दिल्ली का ही था, मैंने उससे 2.5 लाख रुपए ले लिए। तो 2.5 लाख रुपए सर रिसीव होंगे, कहाँ से होंगे सर, कुलबीर से। 2.5 लाख रुपए लोन कभी भी कैश में नहीं लेते कंपनी के अंदर, बैंक में लिया है सर, चेक नंबर की डिटेल दे दो, हाँ जी ये कंप्लीट। इसके बाद सर सिक्योरिटी डिपॉजिट, अब भाई सर कंपनी है तो सर फ़ोन भी लगवाया होगा, उसकी सिक्योरिटी की पेमेंट कर दी, तो यहाँ डाल देंगे सिक्योरिटी पेमेंट, सिक्योरिटी ऑन फ़ोन। सिक्योरिटी है तो सिक्योरिटी डिपॉजिट, यहाँ पे आपको देखे कई तरह के मिसलेनियस एक्सपेंसेस, असेट्स, डिपॉजिट असेट्स, तो इसमें हम डाल देंगे
कितनी सिक्योरिटी दी सर? 10,000 रुपये मान लो फ़ोन के लिए। कहाँ से? HDFC बैंक से। ये ऐसे काम होते हैं सर जो कच्चे में नहीं किए जाते। इसके बाद सिक्योरिटी फॉर इलेक्ट्रिसिटी, ये भी डिपॉजिट 50,000 रुपये। इतना तो नहीं होता बट मैं वैसे ही बता रहा हूँ आपको। जब कंपनी में काम स्टार्ट किया तो सर बिजली भी चाहिए और बिजली के लिए सिक्योरिटी लगती है, वो हमने यहाँ पर डिपॉजिट किया तो ये हमारा सिक्योरिटी है। इसके बाद है सर ड्राइंग बाय द ओनर। सर कंपनी का मालिक कभी भी अपने खर्चे के लिए कंपनी से पैसे निकालता है तो वो कहाँ जाएंगे? सर ड्राइंग में जाएंगे। ड्राइंग का मतलब आहरण पड़ा होगा अकाउंट्स में। कंपनी का मालिक जब अपने लिए खर्चे पैसे निकालता है वो कैपिटल लेस होगी उसकी, इसका मतलब वो कैपिटल में से पैसे निकाल रहा है। क्या कितने पैसे निकाल लिए जी? 15,000 रुपये हर महीने निकाल रहा है। इसको भी एंट्री को 15,000 रुपये हर महीने की कर सकते हैं हम। कहाँ से निकाल रहा है जी? HDFC बैंक। या तो बैंक से निकालेगा या कैश निकालेगा। इसको हम कैसे कैश भी कर सकते हैं इस एंट्री को, जैसे जैसे भी डिपॉजिट उससे निकालेगा बैंक से या चेक से, तो वो हम देखेंगे। इसके बाद जी कंपनी में जो अगला काम है, जो लास्ट काम है, वो है डेप्रिसिएशन। और भी कई एंट्रियां हैं जो कि अभी हम बताएंगे। इसके बाद वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक भी है। तो डेप्रिसिएशन अब आप देखेंगे हमारी बैलेंस शीट लगभग तैयार सी हो चुकी है। प्रॉफिट भी देखो 48,500 रुपये का चला। 2,68,000 रुपये की हमने सेल कर दी। 1.5 लाख का माल ख़रीदा था। 50,000 रुपये की वेजेस दे दी, सैलरी दे दी। 2 लाख रुपये की हमारे पास असेट्स है। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन कभी भी जो असेट्स जो है कंपनी के अंदर आती है उस पर लगता है जी ह्रास, मतलब कि उसकी वैल्यू में कमी। कोई भी प्रोप्राइटरशिप फार्म होगी उसके अंदर जो डेप्रिसिएशन का चार्जेस लगेंगे वो इनकम टैक्स प्रोविज़न के हिसाब से लगेंगे। तो फर्नीचर के ऊपर 10% का डेप्रिसिएशन लगता है। तो 10% जो कि 50,000 की वैल्यू है तो 10% में 5,000 रुपये हो जाएगा। 31/3 को ये एंट्री हम करेंगे डेप्रिसिएशन की। और डेप्रिसिएशन की एंट्री जनरल में होती है। डेप्रिसिएशन एक अकाउंट खोलेंगे, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जाता है हमारा एक्सपेंसेस में। एक्सपेंसेस कौन है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डेप्रिसिएशन इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर जाता है सर हमारा, और इसके ऊपर भी GST जो है लेविएबल नहीं है। तो डेप्रिसिएशन की एंट्री हम करेंगे तो 50,000 का 5,000 रुपये हो गया, और ये हम फर्नीचर में से लेस कर देंगे। तो इस तरह से डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमारी जो अब ये हमारी फर्नीचर जो है हमारी असेट्स है, असेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, बट क्योंकि इसकी जो वैल्यू है उसमें कमी आई तो हमारी ये क्रेडिट एंट्री होगी। तो 50,000 में से हमने 5,000 रुपये कम कर दिए साल के एंड में। इसी तरीके से हमारी मशीनरी आई थी 1.5 लाख रुपये की। 1.5 लाख का 15 इनकम टैक्स के हिसाब से 15% डेप्रिसिएशन लगता है, तो वो हम डालेंगे डेप्रिसिएशन। अब 1.5 लाख का 15% कितना हुआ सर? 22,000 रुपये। ये हम मशीन पे लगा देंगे। 31 मार्च को ये एंट्री भी कंप्लीट होती है। तो इस तरह से हमारा डेप्रिसिएशन भी चार्ज हो गया। इसके बाद है सर स्टॉक। सर जब काम किया है तो कुछ ना कुछ स्टॉक भी होगा। सर 1.5 लाख रुपये का माल ख़रीदा तो 2,68,000 का बेच भी दिया। थोड़ा बहुत हमारे पास स्टॉक होगा तो स्टॉक भी हम दें। यहाँ पे तो देखो माइनस में आ रहा है, बट स्टॉक की कैलकुलेशन भी हमें करनी पड़ेगी साल के एंड में। ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा कि स्टॉक के ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, स्टॉक की वैल्यूएशन कैसे करते हैं टैली के अंदर। तो इसके बाद सर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। कई बार कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो हमें बाहर से कराने पड़ते हैं। माल हमने ख़रीद लिया बट सारा काम हमारी कंपनी के अंदर नहीं हो सकता है, तो उसके लिए हमें कहीं बाहर से भी काम कराना पड़ता है। तो सारा काम हमारे बंदे ही नहीं कर पाते, तो उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है। कुछ ना कुछ हमें बाहर से भी काम कराना पड़ता है, वो होती है मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे आप देख रहे होंगे किसी और कंपनी से हमने, इसका मतलब हमने काम कराया, वो भी कौन सी? चारू एंटरप्राइजेज दिल्ली। तो 1/6 को हमने इससे कुछ काम कराया था। 1/6 को
चारों इंटरप्राइज से। मैन्युफैक्चरिंग, तो इसके लिए हम खोलेंगे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, ये सर हमारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो एक्सपेंसेस होगा, डायरेक्ट होगा, डायरेक्ट है, बट इस पर जीएसटी भी एप्लीकेबल, क्योंकि दूसरी कंपनी चारों इंटरप्राइज से कराया, तो इस पर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि वो हमें सर्विस दे रहा है मैन्युफैक्चरिंग की, तो उस पर जीएसटी लगेगा। जीएसटी भी कितना, लोकल में है तो टैक्सेबल और 18%। सर्विस के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर अभी तो 12 है, बट 18% लगता था इससे पहले, तो जीएसटी लगता है इसके ऊपर। तो हमारे ये है 35,400 की एंट्री है। 35,400 किस हिसाब से जी, 35,400, 30,000 रुपये का काम करवाया था। 30,000 रुपये, 30,000 रुपये का काम करवाया था। इसके अंदर CGST लगी होती है 2700 रुपये, GST लगी 2700 रुपये। चारों इंटरप्राइजेज दिल्ली से, एक 6 को। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के ऊपर जीएसटी के अलावा TDS कटता है। TDS इनकम टैक्स का होता है, और TDS काटने की लायबिलिटी होती है जो सामने वाला जो बंदा, जो कि रिसीवर है, जो सर्विस रिसीव कर रहा है। मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे एक सर्विस है जो कि चारों इंटरप्राइजेस द्वारा दी गई, बट इस पर जो TDS जो काटेगा वो काटेगी हमारी कंपनी इसके ऊपर 30, क्योंकि ये एक ही बिल 30,000 रुपये TDS का जो प्रोविज़न है उसके हिसाब से, अगर कोई कंपनी एक ही बिल 30,000 रुपये का देती है या साल के अंदर 1,00,000 रुपये का काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, तो हमें उसका TDS काटना है। TDS कटता है 1% या 2%। 1% अगर से किसी सिंगल प्रोप्राइटरशिप फर्म से काम करवाती है तो 1%, किसी पार्टनरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से काम कराती है तो 2% TDS काटती है। तो चारों इंटरप्राइजेस को हमें पता करना पड़ेगा पहले, ये प्राइवेट लिमिटेड तो नहीं है, ये पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप फर्म तो नहीं है। अगर ये प्रोप्राइटरशिप फर्म होगी तो हमें इसका 1%, और पार्टनरशिप होगी तो 2% TDS काटना पड़ेगा। उसकी एंट्री भी मैं अगली आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारी एक एंट्री बुक हो गई। इसके बाद है TDS एंट्री 1%, क्योंकि ये एक प्रोप्राइटरशिप फर्म थी, तो हमें इसका 1% TDS काटना होगा। यहाँ इसके लिए हमें आप देख पाएंगे 9,000 रुपये देखिए, क्योंकि हमारा यहाँ पे आ गया तो हमारी और कंपनी जो है लॉस में चली गई। बट अभी स्टॉक की वैल्यूशन रहती है, क्योंकि जब स्टॉक की वैल्यूशन आ जाएगी तो हमारी हो सकता है ये प्रॉफिट में भी आ जाएगी कंपनी। अब हमारी जो अगली एंट्री वो है TDS की एंट्री। TDS की एंट्री हम डालेंगे। TDS जो है लाइबिलिटी है, जैसे CGST SGST हैं, तो TDS की क्योंकि हमारी लाइबिलिटी होती है, हमें पे करना पड़ता है गवर्नमेंट को ये दूसरे मैन्युफैक्चरर का काट के। तो यहाँ पे हम करेंगे TDS पेएबल। इसका हम ड्यूटी एंड टैक्सेस में खोल सकते हैं, अदर्स में डाल देंगे कोई, ये 1% 2% अलग अलग होता है। तो यहाँ पे हम चारों इंटरप्राइजेस से हमने 30,000 रुपये का वैल्यू ली थी, तो 30,000 का 1% 300 रुपये हो गया, और ये करेंगे हम TDS पेएबल। जर्नल एंट्री पास होगी इसकी, और ये डेट वही रहेगी जिस डेट को माल खरीदा 1/6 को, तो 1/6 में ही हम ये कर देंगे एंट्री। 30,000 का 1% 300 रुपये। ठीक है सर, ये एंट्री आ गई। तो यहाँ हम देख पाएंगे हमने जो माल बेचा था IGST से, तो हमारा इतना ये पेबल आ रहा है, इधर ये TDS पेबल आ रहा है हमारा। तो ये TDS पेबल की एंट्री हमें जो है पे करनी है। ये हम अगले महीने की 7 तारीख तक इसको गवर्नमेंट को पे कर देंगे। 1/7 को TDS पेबल 300 रुपये IDFC बैंक से इसका गवर्नमेंट के खाते में जमा करा देंगे। तो सर इसी तरीके से अब हमने जो सेल परचेज करी है उसका भी हमें देखना है सर, उसकी भी हमें GST रिटर्न फाइल करनी है। GST रिटर्न के लिए हम चलेंगे अपने डिस्प्ले में यहाँ जाके स्टैट्यूटरी में, यहाँ GST की 3 भी हम देखेंगे यहाँ पे। तो सर देखिए जितना माल हमने बेचा था वो यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे काउंटर एंट्री आ रही है,
पूरे साल का हम देखें, क्योंकि हमने अलग अलग एंट्रियाँ करी थी 1/4 से 31/3। यहाँ पे कोई मिस्टेक है, ये डेप्रिसिएशन की एंट्री है, ये हमारी कवर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर। तो यहाँ पर आप देखेंगे 2 लाख टोटल हमने 2,68,000 रुपये का सेल किया था। इसके अंदर जो टैक्स फ्री था वो ये था। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमें गवर्नमेंट को देनी है। तो इस तरह से हमारी ये जीएसटी रिटर्न भी टैली के सॉफ्टवेयर में तैयार हो जाती है। GSTR1 यहाँ पे आप देख पाएंगे 1/4 से 31/3 में आपका। तो 1,20,000 का माल बेचा था, 12,000 का वापस किया था, 1,60,000 का टैक्स फ्री माल बेचा था। तो ये इस तरह से हमारी GSTR1 मंथली रिटर्न भी इसमें तैयार हो जाती है। तो इस तरह से सर हमने काम किया टैली के ऊपर, सारी सेल की, परचेज़ की, पेमेंट, सारी एंट्री हमने सीखी। और इस तरह से हमारे ये सारे काम होते हैं कंपनी के अंदर। अभी सर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है, इसके बारे में आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। आशा करता हूँ सर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सर अपने दोस्तों के साथ शेयर किया, जिसको कि इसकी ज़रूरत है उनके साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह मुझे सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद।